हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, आज अगर हम बात करें पॉलिटी के अंतर्गत तो इसमें आज हम भाग 3 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत यदि बात करें भाग 3 में तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। अगर इसमें बात करें भाग 3 में तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट जो कि यूएसए से लिए गए हैं, अर्थात अमेरिका से लिए गए हैं। और अगर बात करें तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं तो 6। पहले कितने हुआ करते थे? 7। क्योंकि हम जानते भी हैं कि जो सातवां था यानी संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया था। देखिए, एक बात समझ लीजिए, विधिक अधिकार और फंडामेंटल राइट में अंतर क्या है। जैसे फंडामेंटल मूल जो मौलिक अधिकार होते हैं उसे सरकार छीन नहीं सकती, अर्थात संसद छीन नहीं सकती। जो हमारे विधिक अधिकार है उसे आवश्यकता पड़ने पर संसद छीन लेती है। ये डिफरेंस हो जाता है मौलिक अधिकारों में और कानून, विधिक कानून में, है ना, विधिक अधिकार में। तो आज बात करें तो अगर आर्टिकल बाकी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो भाग आज हम 3 पढ़ेंगे। भाग 3 के अंतर्गत यदि हम बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं, ये आते हैं। भाग 3 में क्या आता है? फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार चूंकि ये कहाँ से लिए गए हैं तो हम जानते हैं अमेरिका से लिए गए हैं, है ना। मौलिक अधिकार यदि फंडामेंटल राइट की बात करें तो यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से। वर्तमान में फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी है तो वो है 6। चूंकि एक थी वो उसको हटा दिया गया, उसको हम आगे पढ़ेंगे। चूंकि हम जानते भी है कि आर्टिकल 300 काम है उसको रख दिया गया है 31 हटा के। और ये यूएसए से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट की बात करें तो 6 हैं। तो ये हमने देखा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत यदि बात की जाए कि हमें इन चीज़ों का जो फंडामेंटल राइट है ये इसमें क्या रखने की आवश्यकता है। तो चूंकि समझ लीजिए फंडामेंटल राइट हमें इसका उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य इसका ये हो जाता है कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसकी पावर को कंट्रोल किया जा सके, है ना। ये उसका एक पहला एम हो जाता है, उसका उद्देश्य हो जाता है फंडामेंटल राइट का पहला। दूसरी ये है कि मतलब जिस तरीके जो कानून चल रही है, जो सरकार चल रही है उसके मतलब जो हमारे द्वारा चुनी जाए सरकार, उसको विधिक तहत से सरकार का गठन किया जाए। दूसरा ये हो जाता है। तीसरा ये हो जाता है फंडामेंटल राइट का उद्देश्य कि हमारे जो व्यक्तित्व है उसका विकास हो सके, है ना, उत्थान हो सके, हम आगे बढ़ सकें, सरकार की पावर को कंट्रोल कर सकें। तो ये फंडामेंटल राइट का तीसरा उद्देश्य देखने को मिलता है। तो ये फंडामेंटल राइट का उद्देश्य हमें देखने को मिला। अगर बात करें आर्टिकल, अब जैसे चूंकि हम जानते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होता है। यदि आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 के तहत हमें क्या देखने को मिलता है? आर्टिकल 12 में क्या है कि ये डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अब ये स्टेट का मतलब ये नहीं है कि हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश इस तरह की स्टेट नहीं, है ना। ये डेफिनेशन दी गई है किसके? स्टेट में, आर्टिकल 12 में। तो स्टेट एक बार समझ लीजिए स्टेट क्या होती है। जिस तरीके से एक अपने आप में एक बीसीसीआई है, तो बीसीसीआई जो भी निर्णय लेगी तो वो क्रिकेट के संबंधित जो भी चीज़ होगी तो उस पर लागू हो जाएगी। तो ये अपने आप में बीसीसीआई अपने आप में स्टेट हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि यूपीएससी कंडक्ट एग्जाम कराती है, तो यूपीएससी कंडक्ट एग्जाम कराती है तो अपने आप में वो एक स्टेट बनी हुई है, अपने आप में स्टेट है। रेलवे विभाग है वो अपने आप में एक स्टेट है ना। इस तरीके जो भी मतलब अपने आप में स्टेट का अर्थ है। एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो भी अपने आप में एक स्टेट है। तो इसमें अगर आर्टिकल 12 की बात की जाए तो इसमें स्टेट की यानी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट यानी स्टेट की परिभाषा दी गई है। अब आर्टिकल 13 की बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल 13 जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण मतलब आर्टिकल 13 है। इसमें अगर बात करें तो आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 13 की यदि हम बात करें तो बहुत सिंपल है। ये भी आर्टिकल 13 में आता है कि ये स्टेट जो होती है अपनी जो मतलब जो हमें बताया कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, तो इसमें ये लगान लगाता है, अल्पीकरण करता है इसको। अल्पीकरण का अर्थ ये हो जाता है कि मान लीजिए कि संसद ने कोई ऐसा नियम कानून बना दिया जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उस कोर्ट को ये अधिकार हो जाता है कि कोर्ट को ये अधिकार हो जाता है कि जो बनाया गया मतलब जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसको बनाया गया जो अधिकार उसको रद्द कर सकती है। कौन कर सकता है? कोर्ट कर सकती है ना, जो कि न्यायालय होता है उसको रद्द कर सकता है। तो ये क्या करता है? अल्पीकरण करता है। अल्पीकरण किसका करता है? स्टेट का करता है। स्टेट का अर्थ यही है कि मान लीजिए कोई संसद ने ऐसा कानून बना दिया जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसे रद्द कर सकती है, कैंसिल कर सकती है ना। आर्टिकल 13 के तहत कौन कर सकता है? रद्द कौन कर सकता है? तो न्यायालय कर सकता है। तो आर्टिकल में 13 देखने को तहत मिला। चूंकि हम जानते हैं बात कर रहे हैं भाग 3 तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। यूएसए से लिया गया है, इसकी संख्या कितनी है? 6। अच्छा, अब यहाँ से मेन उद्देश्य स्टार्ट होता है कि फंडामेंटल राइट जो 6 है, पहला अगर बात करें तो पहला आता है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। क्या आता है? समानता का अधिकार।
समानता के अधिकार की बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट 1 में बात करें तो इसमें क्या आता है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार की बात करें तो ये कहां से लेकर कहां तक होता है, ये होता है 14 से लेकर 18 तक। क्योंकि हमने पता है कि जो पहला हम आर्टिकल के अगर हम बात करें कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट होते हैं वो कहाँ से लेके होते हैं, तो 12 से लेके 35 तक होते हैं। यदि मूल बात की जाए कि फंडामेंटल जो हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो ये होते हैं समानता के अधिकार से, यानी 14 से। तो 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 यानी विधि के तहत समानता। विधि के तहत समानता का अर्थ ये हो जाता है कि कानून सबके लिए समान हो, चाहे वह मतलब भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, कानून सबके लिए समान होगा। ये आर्टिकल 14 के तहत बताया गया है। क्या बताया गया है, विधि के तहत समानता, विधि के तहत समानता, है ना, विधि के तहत समानता यानी कानून सबके लिए समान होगा, चाहे वह भारत का नागरिक हो यानी भारत का नागरिक या विदेशी नागरिक हो। दूसरी, विदेशी नागरिक, कानून सबके लिए समान होगा। तो ये आर्टिकल 14 में हमें बताया गया है, विधि के तहत समानता सब यानी कानून सबके लिए समान होगा, चाहे वह देश का हो चाहे वह विदेश का हो। हाँ, इसमें अब अगर अपवाद की बात करें तो अपवाद आ जाता है। पहला आ जाता है राष्ट्रपति, दूसरा आ जाता है राज्यपाल। इनके लिए ये लागू नहीं होगा। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई केस लग गया तो डायरेक्ट आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये हमें आर्टिकल किस में देखने को मिला, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 की बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट, ये हमें मान लीजिए ये भी बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा है। यानी भाग 15 में बात करें तो ये होती है जैसे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंशानुगत आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप कोई SC या ST परिवार में जन्मे हुए हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। यदि यहाँ कर सकता है तो सीधा आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हमें आर्टिकल 15 के तहत देखने को मिला, यानी अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कोई जाति का अर्थ एक विशेष कोई समुदाय हो जाता है, उसमें जन्मे, तो आप ऐसे उस आधार पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। यदि हाँ भेदभाव हो सकता है तो सीधे आप कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। धर्म, मान लीजिए आप हिंदू है, मुस्लिम है, हम हिंदू में जन्मे, अब वो मुसलमान में जन्मा है तो हम उससे घृणा कर रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान में जन्मे नहीं। तो अगर आप ऐसा हो सकता है आपके साथ तो सीधा कोर्ट जा सकते हैं। इसमें किसी का झमेला नहीं, ना आपको कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की आवश्यकता, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने को हमें अधिकार देता है। कौन, फंडामेंटल राइट, कौन, आर्टिकल 15। अगर यदि आपके साथ भेदभाव होता है सीधा कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, है ना, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं सकते। लिंग, ये लिंग का अर्थ ये है कि अब मैं लड़की हूँ तो मेरे को ज़्यादा समानता मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं, वो सबके लिए समान है। यदि ये सबके लिंग के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते कि आप लड़का हो कि लड़की हो, तो लड़का है तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, है ना, ये अलग। हाँ, वो अलग बात हो जाती है। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि जैसे अब अगर एक लेडीज है, कोई महिला है, जैसे बस में या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो वो खड़ी है, तो उस तरीके एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर उन्हें ये भी अंतर होता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर हम उनको आधार सम्मान देने के लिए हम खड़े हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आता है। उन्हें कुछ लाभ दिया जाता है क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं, तो इस तरीके से उन्हें लाभ दिया जाता है। तो आप ये लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और फिर आता है चौथा कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म स्थान के आधार पर मान लीजिए अब मेरा मणिपुर में जन्म हुआ और मैं दूसरा व्यक्ति मध्य प्रदेश में, वो घृणा नहीं कर सकता कि नहीं आप वहाँ के मणिपुर के हो तो आप सही नहीं हो। तो नहीं, इस तरीके से यदि अगर ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आप जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। तो आर्टिकल ये 15 के तहत हमने जाना, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। क्लियर है, ये आर्टिकल हमने 15 के तहत जाना। आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं रोजगार में यानी लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का, लेकिन लोक का अर्थ होता है लोक का मतलब होता है सरकार, है ना। नियोजन का अर्थ होता है मतलब जो इस तरीके, लोक नियोजन में सरकारी नौकरी में समानता, इसका ये सीधा अर्थ हो जाता है लोक नियोजन। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता।
लोक नियोजन का अर्थ ये है सरकारी नौकरी में समानता। सरकारी में नौकरी का चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, जनरल से हो, कहीं से भी हो, सरकारी नौकरी में सबको समानता का अधिकार है। सबके लिए, ऐसा नहीं कि अब देखिए जो आज आज वर्तमान में जिस तरीके का हमें एक तरह का एससी एसटी वालों को आरक्षण दिया जा रहा है, अब तो ओबीसी को भी आरक्षण मिल रहा है। ओबीसी और एससी एसटी को पहले से ही आरक्षण प्रावधान किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जनरल को भी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन होते उनको भी 10% दे दिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन निकल के आता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का अंतर ये, जैसे मान लो एससी एसटी वालों है वो पहले से बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनको आज वर्तमान में उनको ओबीसी और जनरल के पद मतलब वहाँ तक समानता लाने के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाता है। ये सही भी था, क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो ये 10 साल तक ये लागू होने तक था, लेकिन कुछ चीज़ें बनी कि यार नहीं, ये बहुत अभी भी पिछड़े हुए हैं यार, था तो और 10 साल का इन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो फिर आरक्षण इस तरीके से देते ही चले गए। तो आज भी वर्तमान में थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो इस तरीके से आरक्षण अभी भी मिल रहा है उन्हें। तो ये हमें आर्टिकल 16 के तहत देखने को मिलता है लोक नियोजन की समानता, यानी सरकारी नौकरी में सबके लिए समानता होगी। अब आर्टिकल आता है 17। आर्टिकल 17 में बात की गई अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत के आधार पर। मान लीजिए आप एससी एसटी में जन्मे हुए हो, आपके साथ भेदभाव किया जा सकता नहीं। यदि भेदभाव किया जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए, सीधा सुप्रीम कोर्ट, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में दिल्ली में, आप मान लीजिए अंडमान निकोबार में, तो वहाँ के हाई कोर्ट में चले जाइए आप। यदि आप सुप्रीम कोर्ट आपके वहाँ से दूर है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए। तो ये हमें, अगर आपके साथ अस्पृश्यता यानी छुआछूत का भेदभाव हो रहा है, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एक आता है इसका समानता के अधिकार का लास्ट आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 यानी 18, ये क्या कहता है, ये भी बहुत अच्छा है। यानी इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधि का अंत मतलब जो टाइटल्स दिए जाते हैं, पहले आप याद करिएगा, जो अपन आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उन्हें 4 शेर मार दिए, 5 शेर मार दिए, शेर खां का नाम रख दिया। तो ये इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत करने का मतलब ये है कि आप कोई भी जो मतलब इकोसिस्टम के तहत आप यदि वातावरण बिगड़ रहा है, तो उसको उस तरीके से उसको समाप्त किया गया है। किसके? आर्टिकल 18 के तहत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। हाँ, आज भी वर्तमान में 3 क्षेत्र ऐसे जिसमें उपाधि दी जा सकती है। पहला शिक्षा के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में। ये 3 चीज़ों में अभी उपाधि दी जाती है। जैसे देखा ना कि जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर लगा देते, आपने पीएचडी कर लिया तो डॉक्टर लगा देते, तो वो किसके आधार पर किसके आधार पर उपाधि लगा रहे हैं? वो शिक्षा के आधार पर। इन 3 चीज़ों में छूट दी गई है। शिक्षा में, अगर आप शिक्षा में कोई अच्छा कार्य करते हो, पीएचडी कर लेते हो, तो डॉक्टर लगा लेते हो। सेना के क्षेत्र में अच्छा कोई आप पद है आपके पास, मान लीजिए ब्रिगेडियर है, तो आप ब्रिगेडियर, कोई भी नाम होता है, ब्रिगेडियर मनीष कश्यप, इस तरीके के नाम लगा सकते हैं। और पुलिस के क्षेत्र में आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो लगा सकते हैं, है ना, इंस्पेक्टर अरविंद सिंह लोधी, इस तरीके के लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है, 18 आर्टिकल है, उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन 3 क्षेत्रों को छोड़ के। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा आ जाता है आप सेना के क्षेत्र में, तीसरा पुलिस के क्षेत्र में। तो ये इसके क्षेत्र में हम उपाधियों का धारण कर सकते हैं, है ना। इस तरीके के उपाधि प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल किसमें? 18 में। यदि बात करें, चूंकि हमें भाग 3 पढ़ रहे हैं, भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट, है ना, फंडामेंटल राइट। तो ये हमें ना अमेरिका से लिए हैं इस तरीके का। अगर ये समरी के तौर पे अगर बात करें तो बस यही देखने को मिलता है कि भाग 3 है। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट है। ये कहाँ से लाए गए? तो यूएसए से लाए गए। इसमें कितने हैं? तो फंडामेंटल राइट वर्तमान में कितने? 6 हैं। तो जिसमें 6 हैं, जिसमें से एक आज हमने देख लिया कि समानता का अधिकार। क्लियर है? अगर बात करें ऐसे समानता का अधिकार विधि के तहत समानता, अच्छा जी हमने, अच्छा भाग यहाँ से 14 से 18 स्टार्ट होता है समानता का अधिकार। तो 14 में क्या कहा है? विधि के तहत समानता। 15 में बात करें तो क्या किया गया? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 की बात करें तो लोक नियोजन की समानता, यानी सरकारी नौकरी में सबके लिए समानता का अधिकार दिया गया है। बात करें आर्टिकल 17 में का अस्पृश्यता का अंत किया है, यानी अनटचेबिलिटी के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें छुआछूत का अंत किया गया है। इसका मतलब ये कि इस पर मतलब कुछ किसी को छू रहे हैं तो उसके आधार पे मतलब आप यदि ऐसा भेदभाव हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका अंत किस में किया गया? आर्टिकल 17 में प्रावधान किया गया है अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये आज हमने भाग
3 देखा, भाग 3 के अंतर बात करें तो पहला हमने समानता का अधिकार देखा, चूंकि इसमें टोटल 6 है, तो आगे हम दूसरे अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।